इसे अपन को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होंगे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम के हेल्प से ही सॉल्व होने वाले हैं। कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसका प्रोजेक्शन, लीनियर प्रोजेक्शन क्या कर रहा होता है बेटा, एसएचएम कर रहा होता है। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था सर? इनिशियल फेज हमारा π/3 है, मतलब यहां से शुरू किया, ये हमारा π/3 हो गया और ये वेलोसिटी v हो गई। अगर हमारी फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो हमें इंटीग्रल ऑफ f.dx से वर्क डन निकालना होता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लेकर के आए हैं रफ्तार बैच में ऑसिलेशन का अपना लेक्चर नंबर 02। क्लियर है? 01 में हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया है, अपना सारा बेसिक कवर कर लिया है। क्लियर है? आप ये मान सकते हैं कि हमने लेक्चर 1 में, भले ही वो लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर है, पर उस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट अपना 30% ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले, जैसा कि बेटा कल हम बोल करके गए थे कि जैसे ही इस लेक्चर की स्टार्टिंग होगी, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले सारा कॉन्सेप्ट बेसिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे कहां से बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो नीट में आए हुए हैं। फिर स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो कि ये एसएचएम की जान है। क्लियर है? ये क्या है? एसएचएम की जान है। अगर ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। तो फेजर डायग्राम पे फोकस बिल्कुल 100% होना चाहिए। और फिर लास्ट में बेटा हम लोग अपना आज का लेक्चर समाप्त करेंगे एनर्जी इन एसएचएम, और एनर्जी इन एसएचएम के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो एनर्जी के ऊपर आए हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे बेटा पहला क्वेश्चन है, बहुत ताजा सवाल है, 2020 का ही सवाल है। क्या है? द फेज डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट x एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है हमारी? सर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। यहां पे बेटा इनिशियल फेज हम लोग ओरिजिन पे ही ले रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहां रखा हुआ है? ओरिजिन मतलब मेन पोजीशन। ठीक है? अगर मैं बात करूं बेटा एक्सेलरेशन की, तो a इक्वल्स टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं चाहता हूं बेटा फेज एक जैसा हो। फेज एक्स एक जैसा का ये मतलब है, जैसा कि ये पॉजिटिव साइन ओमेगा टी है, या जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइन ओमेगा टी का बनेगा, वैसे ही चाहता हूं कि सेम ग्राफ किसका बने बेटा? एक्सेलरेशन का। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको लिख सकता हूं बेटा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्लियर है? क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा? -1 का। -1 साइन में कब आता है? जब बेटा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, दैट मींस पाई। तो मेरा यहां पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? फेज डिफरेंस आ रहा है मेरा पाई का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड time period t. The time required by to travel from x equals to a to x equals to a/2. ये नीट 1992 में आया है। क्लियर है? ये क्या हो गया बेटा? आपका मेन पोजीशन। ये हो गया बेटा आपका एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए। ये हो गया बेटा -a। आपसे कहां पूछा गया है? x इक्वल्स टू a से a/2 तक। मतलब ये वाली पोजीशन क्या हो गई बेटा? हमारी a/2। क्लियर है? तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहां तक बोला है, प्लस a से a/2। अब अच्छा, a/2 का हम लोग फेज डिफरेंस जानते हैं। a/2 मतलब 1/2। 1/2 कब आएगा बेटा? जब 30 डिग्री एंगल होगा। मतलब ये वाला डिफरेंस कितना हो गया हमारा? दैट इज π/6। क्लियर है? अब ये टोटल कितना होता है? सर आपने बताया था ये टोटल तो π/2 होता है। तो बेटा अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं π/2 में से π/6 घटा दूंगा तो यहां पे कितना बचेगा बेटा? π/3। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है थीटा, दैट इज इक्वल्स टू π/3।
पर सर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा, टाइम पूछा गया है। तो आपको सिखाया था कि बेटा जब भी टाइम निकालना हो तो ऊपर पाई के दोनों पैरों को जोड़ दो तो वो टी हो जाएगा और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, दैट इज t/6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सब कैसे इतने जल्दी होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कल के लेक्चर की वजह से। भले ही कल का लेक्चर बेटा बड़ा था, 2 घंटे का था, मैं ये भी मान रहा हूं, पर उसमें बेटा अगर आप देखोगे तो प्योर कंटेंट की डिलीवरी है। क्लियर है कि नहीं है? तभी इतने धमाधम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छी चीजों को होने में अक्सर समय जरूर लगता है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसको बेटा पेशेंसली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? पर रिजल्ट अच्छा आएगा। समय देना पड़ेगा, समय यहां पे भी देना पड़ेगा, समय रिवीजन में भी देना पड़ेगा, समय हर कहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से फेज हम कहां मान रहे हैं, इनिशियल फेज ओरिजिन पे, फाई की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है बेटा -a⍵² साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इन दोनों में कितने का फेज है सर? देखो यहां पे cos ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, π/2 का। लिख भी सकते हैं दैट्स a⍵ cos ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, π/2 दैट मींस 0.5। कई बच्चे यही नहीं समझ पाएंगे। बेटा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 1/2 इंटू पाई, दैट इज इक्वल्स टू π/2। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, अ पॉइंट परफॉर्मिंग एसएचएम ऑसिलेट्स टाइम पीरियड t एंड इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन बाय। इक्वेशन दी गई है बेटा x इक्वल्स टू a साइन, बेटा इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं कहीं आप एक्सेलरेशन से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। क्लियर है? अब बोला है आफ्टर elapse of what fraction of the time period the velocity of the point will be equals to half of the maximum velocity। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा मतलब a⍵/2 की बात चल रही है। तो अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई हो, वेलोसिटी निकालना है तो क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। हमें तो इक्वेशन पता ही है, दैट इज v इक्वल्स टू a⍵ cos, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस π/6। क्लियर है? वेलोसिटी कितनी बोली गई है, a⍵/2, दैट इज a⍵/2 आ गया, ये आ गया a⍵, यहां पे आ जाएगा बेटा cos ओमेगा टी प्लस π/6। क्लियर है? यहां पे बेटा a से a गुजर गए, ओमेगा से ओमेगा गुजर गए, क्या बचा यहां पे 1/2। cos को बेटा यहां पे भेज देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस π/2। अच्छा, cos में 1/2 कब आता है सर, cos में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, दैट इज π/3। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ गई π/3 इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा क्या है बेटा, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड t इंटू स्मॉल t प्लस π/6। देखो पाई 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 कट गए। क्लियर है? क्या बचा बेटा यहां पे 1/3 इज इक्वल्स टू 2 बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस 1/6। इसको बेटा यहां पे भेज दें तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 2 बाय t इंटू स्मॉल t। क्लियर है? एलसीएम लेंगे बेटा 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 - 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t इंटू t। क्लियर है? यहां से हम देख सकते हैं बेटा 1/6 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/6 इक्वल्स टू 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ ये 12, ये ऊपर आ गया t,
तो हमारा आंसर स्मॉल टी का क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 12। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? अगला सवाल, इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 0.02 मीटर्स दी गई है। एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वेशन, एक्सेलरेशन भी गिवन है, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट एनी टाइम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू, बेटा ओमेगा पूछा गया, रिलेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा सर? आएगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू 0.02, पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया बेटा, 100 आ गया, 2 से ये 2 चले गए, 100 इधर आएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रेडियन पर सेकेंड। अरे जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब क्या है बेटा, ये आपका क्या हो गया, मीन पोजीशन, ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीम। आपने क्या बोला सर, हम एक टाइम पीरियड कब मानेंगे, जब हमारा पार्टिकल यहां से शुरू होगा, यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, a, इधर से पलट के वापस आया तो ये भी क्या हो गया, a, फिर इधर से आगे जाएगा तो ये भी कितना हो गया, a, और इधर से टर्न होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी हो गया a। तो बेटा a 4a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और ये देखो कब आया है बेटा, 2019 में आया है। क्लियर है? कल आपको भले ही लग रहा होगा कि पता नहीं अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा, इसकी जरूरत क्या है। आपके सामने बेटा सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूं खास आपके लिए। क्लियर है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उसको लेकर के कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा बेटा कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर उसके सवाल हो रहे हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपको पढ़ाई में भी आएगा, मजे आएंगे, मजे आते जाएंगे। अगला सवाल भी मजे से करते हैं, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है बेटा, ओमेगा 1 बोल देते हैं, कितना दिया गया है 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 कितना आ गया बेटा 1000 रेडियन पर सेकेंड, इसको भी लिख देते हैं बेटा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब क्या रहा है बेटा, हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, बेटा इनके एम्पलीट्यूड सेम है तो a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड सेम है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू a के बराबर होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। रेशियो निकालना है तो लिख देता हूं a1 अपॉन a2। किसकी बात हो रही है, मैक्स की बात हो रही है, a1 मैक्स a2 मैक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू a अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू a से a गुजर गए, क्या बचा बेटा ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना दिया था 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर 4 लिख दूं मैं, 100 का स्क्वायर 4 जीरो आ जाएंगे ना, अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 2 कितना है बेटा 1000, तो 10 टू द पावर क्यूब और क्यूब का स्क्वायर मतलब 6, इनसे ये गुजर गए, कितने बचे 2, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 10 स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं 1 रेशियो 10 टू द पावर 2। कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v, द एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। कब आया है बेटा, 2003 में आया है। यह सवाल के लिए अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में करीबन 10 से 15 मिनट दिए हैं पूरी प्रोसेस को समझने के लिए। क्लियर है? आपको नहीं पता बेटा एग्जामिनेशन में कोई सवाल कहां से आ जाए, इसलिए चैप्टर की तो थॉरो स्टडी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? आप ये मान लो कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायोलॉजी तो हर कोई करके आएगा, केमिस्ट्री में भी हर कोई करके आएगा। अब
उसका पेपर खराब कहां से होना शुरू होता है? फिजिक्स से। क्लियर है? और फिजिक्स कब आएगा? जब समय दोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। क्या बोल रहा है बेटा पहला स्टेटमेंट? व्हेन V इज मैक्सिमम, A इज मैक्सिमम। देखो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये क्या हो गया बेटा? मीन पोजीशन। ये हो गया आपका प्लस ए एम्पलीट्यूड, ये हो गया माइनस ए एम्पलीट्यूड। क्लियर है? यहां पे बेटा एक्सेलरेशन क्या रहता है? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या रहती है? जीरो। यहां पे क्या रहता है? वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहता है? जीरो। यहां पे वेलोसिटी क्या है बेटा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम। लो सब तो आता है यार तुम्हें, क्या रह गया है बताओ? अब कह रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम वही होगी जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। बिल्कुल गलत। नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जीरो वेन एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v। हर कहीं कह रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो रहेगी जब वेलोसिटी क्या रहेगी? v। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत। अगर यहां पे v मैक्स हो जाता तो ये सही हो जाता। क्या होता? v मैक्सिमम। When v is zero, एक्सेलरेशन इज जीरो। यार v जब जीरो है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अगर ये जीरो की जगह मैक्सिमम होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, मतलब ये भी गलत है। When v is maximum, एक्सेलरेशन इज जीरो। ये पॉइंट कहीं सही है कि जब v क्या है होता है बेटा? मैक्सिमम, तब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए यहां तक हमने बेटा जो पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं, निपटा दिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है फेजर डायग्राम। क्या आता है? फेजर डायग्राम। तो हम शुरू करते हैं कहां से बेटा? फेजर डायग्राम से। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजर डायग्राम के बारे में। ठीक है? फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना और इसे इंप्लीमेंट करना भी। समझना ही काफी नहीं होगा, इसे अपन को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होंगे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर है? तो अच्छे से यहां पे हम लोग टाइम देंगे फेजर डायग्राम को समझने में कि है क्या। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर का क्या मतलब है कि अभी हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यही तो होता है कि वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी जर्नी। प्रोजेक्शन लेना है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का ऑन अ स्क्रीन इन अ लीनियर फैशन विल गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है पर उसका प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनना, उसका क्या? उसका प्रोजेक्शन जो है वो एसएचएम कर रहा होगा, लीनियर प्रोजेक्शन। कैसे सर? वो अपन समझते हैं अच्छे से, ध्यान से समझना। मान लेते हैं बेटा एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां पे बना देता हूं। क्लियर है? इसका पाथ कैसा है बेटा? सर्कुलर है। और इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन लगाने के लिए हमें एक स्क्रीन लेनी होगी। तो हम लोग जस्ट इसके नीचे एक स्क्रीन ले लेते हैं। मान लो ये हमारी क्या हो गई बेटा? स्क्रीन हो गई। ठीक है? अब एट t इक्वल्स टू 0 हमारा पार्टिकल इधर पे इस पॉइंट पे है, t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है? अब प्रोजेक्शन लेना है तो बेटा एक काम करते हैं, ऊपर से हम लोग लाइट गिरा देते हैं। ऊपर से क्या गिर रही है? रोशनी गिर रही है। अब यहां से जब बेटा लाइट गिरेगी ऊपर से, हमें टॉप व्यू से देखना है। ध्यान से समझना, ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये कहां से ले रहे हैं हम लोग? टॉप व्यू से, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। तो जब ऊपर से बेटा लाइट गिरेगी इसके ऊपर, तो ये पार्टिकल जिस पॉइंट पे होगा स्क्रीन पे, हमें उसका क्या मिल जाएगी? एक शैडो मिल जाएगी। और उस शैडो को ट्रेस करना है अपन को कि वो शैडो क्या कर रही है। क्लियर है? तो यहां से हम बेटा अगर ट्रेस करें इसको, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारा पार्टिकल कहां होगा? मान लेते इधर पे है, एट t इक्वल्स टू 0। तो ये पार्टिकल कहां को जा रहा है बेटा? इस साइड v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा या इसकी जो शैडो होगी वो भी बेटा इधर को मूव कर रही होगी। क्लियर है?
मान लो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहां पे आ गया। क्लियर है? अब इसकी प्रोजेक्शन देखते हैं। इसका प्रोजेक्शन बेटा आप देखोगे तो एग्जैक्टली कहां आ जाएगा सर, इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि पार्टिकल सीधे चलते 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 कहां आ गया बेटा, इस पॉइंट तक आ गया। क्लियर है? थोड़ी देर बाद पार्टिकल कहां आ जाएगा बेटा, इधर पे आ गया मान लो। फिर से इसकी शैडो लेंगे तो हमें इसकी शैडो कहां मिलेगी, इस स्क्रीन पे इस पॉइंट पे मिलेगी। मतलब सर ये पार्टिकल ऐसे आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और इस पॉइंट तक आ गया। क्लियर है? क्या कर रहे हैं बेटा, ये तो गोल घूम रहा है, पर इसका जब हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो वो हमें कैसा प्रोजेक्शन मिल रहा है, एक लीनियर। इसलिए यहां पे वर्ड लिखा था क्या बेटा, एक लीनियर प्रोजेक्शन। क्लियर है? अब मान लो थोड़ी देर बाद बेटा एग्जैक्टली ये इस एंड पे आ गया। ठीक है? वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां आ गई, नीचे आ गई। इसका अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा तो कहां आ जाएगा, एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। मतलब ये सीधा चलता चलता अब कहां तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है? अब जैसे ये इधर से बेटा आगे जाएगा, मान लो इस पॉइंट पे आ गया, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वेलोसिटी मिलेगी। और अब अगर इसका प्रोजेक्शन देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये वापस इधर को आ गया। मींस अभी तो ये स्ट्रेट चला 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 चला, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये टर्न होकर के प्रोजेक्शन कहां को आ गया बेटा, पीछे की तरफ को आ गया। मतलब ये जो प्रोजेक्शन था ये लीनियर में मैक्सिमम प्रोजेक्शन था इसका। क्लियर है? और इधर से इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन, अभी हम कहां जा रहे थे बेटा, राइट साइड में, एग्जैक्टली इस पॉइंट से ये कहां आने लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आने लगा। क्लियर है? मान लो पार्टिकल इसके बाद बेटा इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहां पे वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो देखो एग्जैक्टली क्या इस पॉइंट पे आ गया। मतलब ये चलते 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 कहां तक पहुंच गया बेटा, इस पॉइंट तक पहुंच गया। और अगर मैं यहां पे सर्कल की बात करूं, यहां पे स्ट्रेट ड्रॉ करा, सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या हम हाफ सर्कल घूम चुके हैं। क्लियर है? और जैसे ही इसके बाद आगे आएगा, मान लो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, टेंजेंट ड्रॉ करें, ये v वेलोसिटी है, और इसका हम लोग अगर प्रोजेक्शन लेंगे यहां पे, तो ये थोड़े और आगे आ चुका होगा। मतलब अब इसने वापस इस पॉइंट को क्रॉस किया है और हम कहां आ चुके हैं बेटा, और लेफ्ट साइड। क्लियर है? और फिर फाइनली अगर इस पॉइंट पे देखूं मैं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये हमारी क्या है बेटा, v वेलोसिटी है। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा और वापस से हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट में इधर तक पहुंच चुका है। क्लियर है? मतलब यहां से पार्टिकल चल रहा है, घूमता 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 वापस इधर पे आ गया। पर अगर आप इसका लीनियर मोशन देखोगे तो यहां से ये चला, स्ट्रेट चला, स्ट्रेट चला, यहां से टर्न लिया और वापस अभी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर है इतना? अब इसके बाद जैसे ही बेटा आगे के पॉइंट का देखोगे, ये v वेलोसिटी को ड्रॉ करोगे और इसका प्रोजेक्शन लोगे, तो ये प्रोजेक्शन कहां आ गया बेटा, एग्जैक्टली नीचे। दैट मींस यहां से टर्न होके अब पार्टिकल कहां जा रहा है बेटा, वापस अपनी मीन पॉइंट पे जा रहा है या मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। क्लियर है? और फाइनली अगर आप इस पॉइंट से इसको अटैच करोगे तो पार्टिकल आपका कहां पहुंच चुका है, पार्टिकल आपका पहुंच चुका है इस पॉइंट तक। मतलब यहां से वापस जब पार्टिकल घूम करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, क्या उसी को आप वन टाइम पीरियड कहते थे। और इसका लीनियर प्रोजेक्शन देखो बेटा, ये भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है जैसा कि हमने पहले की क्लास में पढ़ा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जब सेम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। मतलब एक सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली सेम होता है लीनियर प्रोजेक्शन में वन टाइम पीरियड के बराबर। क्लियर है? मतलब इसका लीनियर प्रोजेक्शन हमें क्या दे रहा है बेटा, SHM दे रहा है। क्या दे रहा है हमें, SHM दे रहा है। तो मतलब हम यहां से रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसका प्रोजेक्शन, लीनियर प्रोजेक्शन क्या कर रहा होता है बेटा, SHM कर रहा होता है। क्लियर है? ये हमने समझा है अभी ग्राफिकल फॉर्म में।
अब यही चीज सर आप हमें मैथमेटिकल दिखाओ। क्लियर है कि जैसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती थी या पहले जो वेलोसिटी की इक्वेशन आती थी, क्या सर उससे हम इसे समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हो। देखो कैसे, मान लेते हैं कि यहां पे बेटा ये सर्कुलर मोशन चल रहा है और ये इसकी हमने क्या बना दी बेटा, एक्सिस। इसे 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो अब हमें सर समझ में आ गया कि अगर नीचे की तरफ इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो एग्जैक्टली कैसा आ जाएगा बेटा, एसएचएम की तरह आ जाएगा। स्ट्रेट बना देते हैं जरा। और यहां पे बेटा जो इसका एक्सट्रीम एंड है वो क्या बता रहा है, -a सर। ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है बेटा इसका, सर ये +a है। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये इसकी क्या बता रहा है, मीन पोजीशन। क्लियर है इतनी बात? सेम इसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और अगर किसी टी टाइम पे हमारा पार्टिकल यहां पे है t इक्वल्स टू 0 पे, और आफ्टर सम टाइम मान लो पार्टिकल हमारा यहां पहुंच जाता है एट t इक्वल्स टू टाइम पीरियड t में, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि सर इक्वेशंस आप दिखाओ जैसी एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की होती है। हमने कहा ठीक है, टी टाइम में पार्टिकल कहां से कहां पहुंच गया बेटा, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t पे पहुंच गया। क्लियर है? ये वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या थीटा बोल सकते हैं। क्लियर है? और इसकी मोशन की जो वेलोसिटी है वो कैसी है बेटा, v, जो कि कांस्टेंट है पूरी जर्नी में। ठीक है। तो अगर बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो क्या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी के बराबर होता है कि नहीं होता है। क्लियर है? और इसका अगर मीन पोजीशन से ए एम्पलीट्यूड देखें तो क्या बेटा वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर है। मतलब यहां पे जो इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। और थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। क्लियर? अब यहां पे बेटा जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है तो क्या इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक हमारा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। एंगल चेक करते हैं, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल दोबारा से कितना हो गया हमारा, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, v sin थीटा। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, दैट मींस v इक्वल्स टू v cos थीटा। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग v और थीटा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया बेटा थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर है, रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा सर v इक्वल्स टू v cos ओमेगा टी के बराबर, थीटा को आपने रिप्लेस कर दिया। और आप सर्कुलर मोशन में जानते हैं बेटा वेलोसिटी इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा के बराबर होता है। और अभी हमने लिखा कि बेटा ये जो रेडियस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड के बराबर। तो यहां पे r को किससे रिप्लेस कर दें, एम्पलीट्यूड से, तो v इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा के बराबर आ गया। रिप्लेस कर दो यहां पे तो क्या हो जाएगा बेटा, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर। याद करो बेटा वो दिन जब हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, a ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर है? मतलब हाँ सर इधर पे जो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है और इधर पे जो एसएचएम की वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली सेम आ रही है। डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। अभी अगर बेटा इस पॉइंट पे देखूं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या इतने पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है कि हमने जो चला है वो सिर्फ इधर से लेकर के बेटा इधर तक है। क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा है, इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूं तो बेटा इधर से लेकर के इधर तक क्या ये रेडियस है कि नहीं है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज r cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज r sin थीटा। मतलब जो हमने डिस्टेंस चलाया दैट इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो लिखिए x इक्वल्स टू
क्या r sin थीटा के बराबर होता है? क्लियर है। और यहां पे बेटा रेडियस कितना है? रेडियस की वैल्यू सर एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो a आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहां पे साइन, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, वहां लिखा है आपने ओमेगा इंटू टी, तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज a साइन ओमेगा टी। क्लियर है। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ग्राफिकली भी ये एसएचएम कर रहा है, और अगर इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तब भी ये एसएचएम कर रहा है। तो पहले जो हम लोग लाइन बना रहे थे, π/2 लिख रहे थे, अब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सीधे सर्कल बनाओ, पार्टिकल को देखो कि पार्टिकल कहां पे है और उसके एंगल्स ड्रॉ कर दो। पहले भी अपन थीटा निकाल रहे थे रेडियन में, और अब सेम इस सर्कल की मदद से सेम ही एंगल थीटा हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्लियर है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये बेटा आपके सर्कल बनाया हुआ है, जो मिड पॉइंट है वो किसका काम कर रहा है? इसके मीन पोजीशन का। और जो इसका एक्सट्रीम एंड है वो किसका काम कर रहा है बेटा? प्लस ए का। और यहां पे काम कर रहा है किसका? माइनस ए का। क्लियर है। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे हमारा पार्टिकल बेटा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है, ठीक है। और t इक्वल्स टू t पे हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया और यहां से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप सर इसमें टाइम कैलकुलेट करो कि सर प्लस ए से माइनस ए जाने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करो बेटा कि ये जो पॉइंट आपने यहां पे ड्रॉ करे हैं ना स्ट्रेट लाइन में, उसको आप सर्कल पे, या इसको जो बोलते हैं वो फेजर बोलते हैं, इस फेजर पे ड्रॉ करो। तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या है? माइनस ए। सर आपने बताया था माइनस ए इधर पे होता है, तो t इक्वल्स टू 0 पे हमारा पार्टिकल इधर पे है, t इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और t इक्वल्स टू t पे कहां पहुंच गया? देखो पहले ये माइनस ए से मीन पॉइंट तक आएगा। सर ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? मीन पॉइंट है। तो इधर से ये इधर तक आया, और फिर कहां आया? माइनस प्लस ए तक। तो प्लस ए सर हमारा यहां पे होता है, तो t इक्वल्स टू t पे हमारा पार्टिकल इधर पे पहुंच चुका है। क्लियर है। तो यहां से यहां तक का बेटा एंगल देखो कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सर यहां से यहां तक एंगल कितना दिख रहा है? दैट इज इक्वल्स टू पाई के बराबर। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं कि आपको मैंने बताया था बेटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो इसकी टांगों को चिपका लो, तो ये तो हो गया t, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये आ जाएगा t/2। तो माइनस ए से प्लस ए में कितना टाइम लगेगा बेटा? टोटल टाइम पीरियड का आधा लगेगा। क्लियर। पहले हम लोग कैसे करते थे? पहले देखो माइनस ए से मीन पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होती थी? π/2। मीन पोजीशन से फिर प्लस ए की वैल्यू कितनी होती थी? सर π/2। फिर हम इन दोनों को ऐड करते थे, बोलते थे देखो थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस π/2, तो ये किसके बराबर आ गया? पाई के बराबर आ गया। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंगल निकालेंगे, थीटा लिखेंगे और टांगों को जोड़ देंगे और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी सिंपल हो गया। चलो यहां पे देखते हैं। मान लो ये सेकंड एग्जांपल है बेटा आपका, ये पॉइंट क्या है? माइनस ए। ये पॉइंट क्या है बेटा आपका? प्लस ए। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? मेन पोजीशन। आप मान लो t इक्वल्स टू 0 पे आपका पार्टिकल यहां पे है, √3/2a पे है। क्लियर है। ये इधर पे जा रहा है, ठीक है। इधर से मान लो t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल इधर पहुंच गया, और इसका टाइम t कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट करके बताएं। क्लियर है। पहले कैसे करते थे? पहले पहला वाला फंडा समझते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इसकी वजह से चीजें आसान कैसे हो गई। पहले आप कैसे करते थे? सर आप पहले बताते थे कि ये वाला जो डिस्टेंस है √3/2 और a और मीन पोजीशन की जो बीच की डिस्टेंस है, क्या उसका फेस कैलकुलेट करते थे? √3/2। आप मुझे बताओ साइन में √3/2 कब आता है? साइन 60। उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपन 180 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू π/3 आ जाएगी, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है? π/3, और मीन पोजीशन से प्लस ए का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा?
π/2 होता है। और फिर इसको क्या कर लेते थे बेटा, ऐड कर लेते थे, लिखते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू π/3 प्लस π/2। क्लियर है कि नहीं है? फेजर डायग्राम से कैसे करेंगे, आप देखो। क्या बेटा, ये वाली पोजीशन आपकी मेन पोजीशन है, ये पॉइंट क्या है आपका -a, ये पॉइंट क्या है बेटा आपका +a है। क्लियर है? अब जब -a से मेन पोजीशन के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कहीं यहां पे बना लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां है। क्लियर है? इसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। मान लो ये जोड़ दिया, और ये वाला जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज π/3, क्योंकि ये कैलकुलेट कर लिया आपने। और फिर t इक्वल्स टू t टाइम पे पार्टिकल कहां है बेटा, +a पे है, तो इसकी वेलोसिटी ये आ गई। तो ये एंगल कितना है बेटा, π/2 है। दोनों को ऐड कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, π/3 प्लस π/2। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे 6 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 2π प्लस 3π, ऐड करने पे ये हो गया 5π/6। और जब टाइम निकालना है तो बहुत छोटा सा शॉर्टकट बेटा आप लोगों को सिखाया है कि t इक्वल्स टू इन दोनों की टांगे जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5t, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12। तो आपका टाइम पीरियड आ गया बेटा 5t/12। दैट मींस पहले जो अपन बेटा लाइन डायग्राम से अपन बना रहे थे, अब सेम वही चीज अपन किससे कर रहे हैं, फेजर से। अभी आपको ज्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जैसे ही आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो बेटा उस टाइम पे ये काम नहीं आएगा, ये फेजर डायग्राम ही आपके काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक बड़ा बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल क्या कह रहा है आपका, एक इक्वेशन दी गई है बेटा डिस्प्लेसमेंट की, और इसे हम पूरा फेजर डायग्राम से ही करेंगे कि x इक्वल्स टू 2 sin ω/t प्लस π/3। आपको पहले ही बताया गया बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है बेटा, आपका फाई नॉट है। फाई नॉट क्या होता था, पिछली क्लास में बताया था, फाई नॉट होता है आपका इनिशियल फेज। क्लियर है? और जब बेटा इस तरीके से ये दिया रहता है, तो आप फेजर डायग्राम में हमेशा फाई नॉट को कैसे लोगे बेटा, दैट इज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लोगे बेटा इसको, फाई नॉट को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको इनिशियल फेज दिया है π/3। अब पूछा गया है आपसे, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है? इसको प्लॉट करते हैं। क्या आपको मैंने अभी बताया कि हमेशा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लोगे और मीन पोजीशन से लोगे, तो मीन पोजीशन से क्लॉकवाइज, क्या ये पार्टिकल कहीं यहां आ जाएगा? ये पॉइंट क्या होता था बेटा आपका मीन पोजीशन, और t इक्वल्स टू 0 पे आपका जो फेज बन रहा है दैट इज π/3, और ये पार्टिकल यहां पे कहीं जा रहा है। क्लियर है? क्लॉकवाइज, और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, कहां से लोगे आप, मीन पोजीशन से लोगे, जब हमें बताया नहीं गया है। अगर बता देता तो वहां से लेते, अभी तो कुछ डिफाइन नहीं किया ना, इसलिए जब डिफाइन ना हो तो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, और कहां से लेंगे, मीन पोजीशन से लेंगे। तो मान लो पार्टिकल बेटा इधर है, ये हमने फेज बना दिया दैट इज π/3। हमसे पूछा गया वेलोसिटी सबसे पहले कहां 0 होगी। अच्छा, वेलोसिटी 0 होती कहां थी? क्या बेटा, वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर मैं बेटा यहां पे लाइन बनाऊं तो ये पॉइंट कौन सा है, +a। ये पॉइंट कौन सा है बेटा, मीन पोजीशन, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, -a। तो जब हम एम्पलीट्यूड पे जाते हैं, याद करो, जब हम एम्पलीट्यूड पे जाते हैं तब हमारी वेलोसिटी 0 होती है। मतलब पार्टिकल जब इधर से एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पार्टिकल कहां आएगा बेटा, ये π/3 है, ये टोटल 90 है, तो ये वाला कितना हो गया बेटा, दिस इज π/6। क्लियर है? तो अगर मैं लिखूं तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू π/6 पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमसे क्या पूछा गया था बेटा, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू, बहुत अच्छा सा फंडा बताया है, दोनों टांगे जोड़ दो तो ऊपर हो गया t, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो नीचे क्या आ गया, 12। तो कितने टाइम बाद बेटा, t/12 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है?
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है ये, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। एक्सेलरेशन बिकम जीरो, और कौन सा टाइम? फर्स्ट टाइम। एक्सेलरेशन जीरो कहां पे होता है सर? एक्सेलरेशन जीरो होता है हमारा मीन पोजीशन पे। तो आप मीन पोजीशन से देखो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्या पार्टिकल इधर से चलेगा तो मीन पोजीशन बेटा ये वाली आ गई आपकी, मतलब ये एंगल कितना आ गया 90, तो टोटल कितना चला यहां से लेकर के यहां तक, ये एंगल कितना था बेटा π/6, और ये कितना आ गया π/2। तो अपन आराम से लिख सकते हैं सेकंड वाले का जवाब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आया बेटा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, दैट इज मीन पोजीशन, तो क्या लिख सकते हो π/6 प्लस बेटा ये एंगल और जोड़ेंगे दैट इज π/2। क्लियर है इतना? अच्छा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? इसका एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा पाई प्लस यहां पे आ जाएगा हमारा 3 पाई। क्लियर है? 3 पाई प्लस पाई दैट मींस 4 π/6, कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 π/3। ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें टाइम लिखना है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टांगों को जोड़ दो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन नीचे आ जाएगा 6, इससे इसको कैंसिल आउट किया 3, तो टाइम आ गया कैपिटल T/3। क्लियर है? तो मेरा बेटा फर्स्ट वाला निकाल लिया कि वेलोसिटी फर्स्ट टाइम पे कब जीरो है, दूसरा वाला निकाल लिया एक्सेलरेशन जीरो कब है, फर्स्ट टाइम पे। अब हमारा क्या बचा, बस लास्ट वाला पॉइंट बेटा, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर सेकेंड टाइम। पहले वाले में कब पूछा था बेटा, वेलोसिटी जीरो पूछा था, इसमें पूछ लिया मैक्सिमम, वो भी सेकेंड टाइम पे। देखो इसमें समझते हैं कि हमारी पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से करी थी बेटा जर्नी, इस पॉइंट से करी थी। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था सर? इनिशियल फेज हमारा π/3 है, मतलब यहां से शुरू किया, ये हमारा π/3 हो गया और ये वेलोसिटी v हो गई। क्लियर है? अब हमसे पूछा गया सेकेंड टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम कब है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है बेटा, मीन पोजीशन पे। तो सबसे पहले ये लाइन बनाई, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा +a, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, दैट इज -a। क्लियर है? तो जब ये इधर से चलेगा बेटा मीन पोजीशन पे आएगा, आपको पता है जब बेटा मीन पोजीशन से इधर पे जा रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहता है बेटा वहां पे, जीरो। क्लियर है? अब ये तो हो गया बेटा फर्स्ट टाइम, हमसे फर्स्ट नहीं पूछा गया, हमसे फर्स्ट नहीं पूछा गया, हमसे कौन सा पूछा गया बेटा, सेकेंड टाइम पे। दैट मींस ये पहले टाइम पे मीन पोजीशन पे यहां पे आएगा, दूसरे टाइम पे कब आएगा, जब बेटा ये घूम के इधर तक आ जाएगा। मींस इसने अपनी जर्नी यहां से शुरू करी फर्स्ट टाइम से, और ये वापस घूम के जब आ रहा होगा यहां पे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेकेंड टाइम मैक्सिमम होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखो एक और तरीका है, टोटल सर्कल क्या 2 पाई का होगा। अब इतना पार्ट चलानी है तो माइनस कर सकते हैं, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे क्या कि सर 2 पाई में से अगर इतना पार्ट माइनस कर दूं, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही हुई है ना फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम यहां पे हुई है, सेकेंड टाइम यहां पे हुई है, तो अगर 2 पाई में से इतना पार्ट माइनस कर दूं तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। माइनस क्या कर दूं बेटा, π/3, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो 6 पाई माइनस π/3, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा 5 π/3। और टाइम पीरियड निकालने का फंडा बता ही दिया है, t इक्वल्स टू इसकी टांगे जोड़ दो तो ये हो गया 5t, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा कब का, जब सेकेंड टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बेटा इन सवालों में आपका थोड़ा फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट थोड़ा चमक गया हो गया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहां पे बेटा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे, अपनी मीन पोजीशन पे, दैट मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। एंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा, 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है?
इट्स टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। अब यहां पे टाइम पीरियड बेटा कैपिटल टी की जो वैल्यू दी गई है दैट इज गिवन एज 8 सेकेंड्स, और आपसे पूछा गया है देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल। आपसे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पूछा गया है कितना होगा। क्लियर है। अब बेटा वेलोसिटी गिवन है तो हम तो इक्वेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी की, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस, यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट क्या है बेटा, हमारा इनिशियल फेज है, तो अभी हमें फाई नॉट की वैल्यू पता ही नहीं है, तो फाई नॉट हम पहले निकालेंगे। किससे निकालेंगे बेटा, ये x की कंडीशन से निकालेंगे। कैसे, देखो x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर होता है। क्लियर है। अब मेन पोजीशन में x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, दैट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 पाई बाय कैपिटल टी आ गई। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल टी प्लस फाई नॉट। ए को हम नीचे भेजेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इज, तो 0 इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दी गई है 8, और टाइम कितना दिया बेटा 1 सेकेंड, तो 1 प्लस फाई नॉट। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा 4 आ जाएगा। साइन को हम यहां भेज देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस फाई नॉट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा, 0 इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस फाई नॉट। तो यहां से हमारे पास फाई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 4। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इनिशियल फेज आ जाता है, जो कि हम यहां पे रखेंगे। क्लियर है। अब वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम यहां पे, जो कि है वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा 2 सेकेंड्स में, दैट इज 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए, ओमेगा क्या होता है बेटा, दैट इज 2 पाई बाय टी, तो यहां पे लिख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहां आ जाएगा बेटा कॉस, ओमेगा की वैल्यू फिर से आ जाएगी 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी प्लस फाई नॉट। क्लियर है। एक काम करते हैं बेटा, ये फाई नॉट हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसकी। तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल टी माइनस पाई बाय 4। क्लियर है इतनी बात। बेटा यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, 25 से ये कितने टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 पाई। बेटा कैपिटल टी कितना दिया गया है 8 सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू कॉस, यहां पे आ जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन 8 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू बेटा 2 सेकेंड्स है माइनस पाई बाय 4। क्लियर है बेटा। ये देखो स्मॉल टी कितना दिया था आपका, 2 सेकेंड्स दिया था ना, तो यही वैल्यू हम लोगों ने यहां पे पुट कर दी है। ठीक है, तो इससे ये बेटा 4 टाइम्स चला गया, इससे ये 4 टाइम्स, और इससे ये 2 टाइम्स चला गया। ये वाला 4 और ये वाला 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू ए पाई कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। क्लियर है। इसका बेटा अगर एलसीएम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ए पाई कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 इक्वल्स टू बेटा ए पाई कॉस पाई बाय 4 बचेगा। बेटा कॉस पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 इक्वल्स टू ए पाई इंटू 1/√2। √2 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन पाई, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड के बराबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मतलब हमारे एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज √2 अपॉन पाई। क्लियर है। वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन था, बस ये याद रखना कि इस जगह हमें फेज का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना फेज के सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना।
कि बेटा अभी हमारा जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी में बेटा आपने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी है। तो पहला इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा इसका पार्ट क्या हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इनिशियली हम लोग बेटा काइनेटिक एनर्जी से शुरुआत करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे, उसकी मैक्सिमम उसकी मिनिमम वैल्यू को देखेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, और फिर दोनों को कंबाइन करके हम क्या देखेंगे, टोटल एनर्जी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी से, लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे वेलोसिटी जो है बेटा वो दो तरीके से दी गई है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक तरीका आपका क्या है, जहां पे आपने बोला सर हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज हाफ एम, वी को क्या लिखा आपने, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा वी का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आपने वेलोसिटी को किस टर्म्स में लिखा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में लिखा है। दूसरा तरीका जो होगा बेटा उसमें आपने लिखा है हाफ एम, वेलोसिटी की जगह क्या लिखा है आपने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और इसका क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बेटा ये दो तरीके हैं आपके वेलोसिटी लिखने के, या फिर तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर है, बस यहां पे आपको देखना है वेलोसिटी किस तरीके से पुट कर रहे हो, ओमेगा के टर्म्स में दी गया है या फेज के टर्म्स में दिया गया है तो हम ये यूज करेंगे, और कहीं अगर एम्पलीट्यूड की बात हो रही होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे बेटा एक चीज और देख लेते हैं कि यहां पे आप देख रहे होगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वहां पे एक्स की कहीं वैल्यू आ रही है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी कहां देखने वाले हैं बेटा, मेन पोजीशन पे देखने वाले। तो काइनेटिक एनर्जी का अभी सर आपने फॉर्मूला लिखा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर मेन पोजीशन पे बेटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा आपका। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। यहां पे बेटा एक चीज और समझ सकते हैं हम कि अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमेगा स्क्वायर की जो वो वैल्यू होती है तो वो होती है अंडर रूट ऑफ के बाय एम के बराबर होती है। स्क्वायर लगा दिया तो ये हटा देते हैं। क्या सर, के ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है। क्लियर है। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या के बाई एम के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो बेटा के की वैल्यू इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पे बेटा एम ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, के से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। और यही हमारी बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहती है, क्योंकि आप जानते हो कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है।
तो जहां वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की आ जाती है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है? तो बेटा यहां पे भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बराबर है। तो इसको लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे जरूरत पड़ेगी अपन यूज में ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही बेटा ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, आपने हमें किस पॉइंट पे बता दिया, मीन पॉइंट पे बता दिया। अब काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रीम पॉइंट पे बताओ। तो अब मैं यहां पे लिखना वाला हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अभी काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के की वैल्यू बेटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी जो x की वैल्यू रहती है, पोजीशन की वैल्यू रहती है, क्या वो एम्पलीट्यूड के बराबर रहती है, प्लस लिखो या माइनस ए लिखो। अब बेटा चाहे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर की वैल्यू है, चाहे प्लस लिखोगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, माइनस लिखोगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी। दैट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये हमें पहले ही समझ में आ गया था। जैसे ही सर आपने यहां पे बोला था ना कि क्योंकि वेलोसिटी यहां पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, तो मैं उसी टाइम पे ही समझ गया था कि एक्सट्रीम पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। मतलब मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम है। क्लियर है इतनी बात? तो एक बार बेटा इसका अगर मैं इधर पे ग्राफ प्लॉट करूं, तो अगर हम लोग ग्राफ देखें कि ये हमारी क्या हो गई, मेन पोजीशन हो गई, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्लस ए एम्पलीट्यूड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइनस ए एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर है? अच्छा यहां पे देखो, क्या बेटा यहां पे पावर स्क्वायर का है। क्लियर है? तो हमारा ये कैसा बनेगा बेटा, इस तरीके का पैराबोलिक कर्व बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का बना दिया है, मीन पॉइंट पे मैक्सिमम है तो बेटा ऊपर से बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? क्या आपने कहा कि सर मीन पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, मिनिमम है, और इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है बेटा, मिनिमम है। क्लियर है? ऐसा ग्राफ बनता है हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब हम बेटा बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी की, जैसी बात हो गई अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो दूसरी एनर्जी हमारी रह गई है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्लियर? क्या बेटा आप लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क डन निकालते हैं वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का निकालते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है सिर्फ किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा टू, बहुत पढ़ा है हमने ये, वर्क पावर एनर्जी में बिल्कुल रट लिया है ये बात। और इसी को हम क्या लिख सकते थे बेटा, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते थे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? तो अगर मैं बात करूं बेटा कि मान लो ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारी क्या है बेटा, मेन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये हमारी क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर यहां से बेटा x डिस्टेंस पे जाकर के हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है जो यहां से dx डिस्प्लेस होता है, कितना डिस्प्लेस होता है बेटा, dx डिस्प्लेस होता है, और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रही है बेटा, बैक साइड को। तो फोर्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो F इक्वल्स टू क्या, माइनस के एक्स के बराबर होगा। ये तो SHM के हमारी इक्वेशन चली आ रही है, फोर्स जो लगती है वो माइनस के इंटू एक्स के बराबर है।
और यहां पे अगर बेटा वर्क डन लिखूंगा तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल यही होगा कि जब हमारी फोर्स कांस्टेंट फोर्स रहती है तो एफ डॉट एक्स से काम चल जाता है, पर अगर हमारी फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो हमें इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स से वर्क डन निकालना होता है। अरे बताओ, गलत बोल रहा हूं क्या? अब यहां पे बेटा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो हाँ, यहां से हम वर्क डन कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन करा तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, फोर्स की वैल्यू आप रख दो तो माइनस का के इंटू एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? एक्स कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स आ गया। अब इसका बेटा वर्क डन देखोगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का के एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ जाता है। क्लियर है? और आपने यहां पे बोला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा वर्क डन की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूं तो यह आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट में यू फाइनल, माइनस का ब्रैकेट में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये माइनस से माइनस गुजर गए, ठीक है, क्या बचा, u फाइनल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस u इनिशियल। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। क्लियर है कि नहीं है? हम लोग यूजुअली ये लेते हैं कि हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है बेटा, 0 रहती है एट मेन पोजीशन। क्लियर है? हम लोग ये मानते हैं तो इसलिए हमारा पोटेंशियल जो रहता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्लियर है? और इसी को बेटा फिर से अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखें तो आप लोग जानते हो कि हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं सर, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो तो u कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज हाफ के, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर। क्लियर है? ये क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? सेम बेटा यहां पे एम्पलीट्यूड भी देख सकते हो, देखो के एक्स स्क्वायर का बन रहा है, के एक्स स्क्वायर का बनेगा मतलब x की वैल्यू यहां पे देखो एट मेन पोजीशन, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी u क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। कहां पे, मेन पोजीशन पे। ये क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहां पे, मेन पोजीशन पे। अगर एक्सट्रीम की बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन बेटा x की वैल्यू दैट इज प्लस माइनस a के बराबर होती है। स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटा यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, a, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं u इक्वल्स टू हाफ के a स्क्वायर के बराबर। ये हमारी क्या आ गई बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? मतलब अगर इसका दोबारा से ग्राफ देखूं, इसी पे प्लॉट करूं, तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो क्या बेटा इसका एग्जैक्टली अपोजिट बन रहा है कि यहां पे इस बार पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, और एक्सट्रीम पे क्या है, मैक्सिमम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा। क्लियर है? ये किसका है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम एंड्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम एंड्स पे क्या होती है बेटा, जोर से बोलो, मैक्सिमम। मेन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो इस तरीके का कुछ बेटा हम लोगों को ग्राफ मिलता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है? ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखने वाले हैं, जिसे हम बोल रहे हैं टोटल एनर्जी।
क्लियर है? तो अब चर्चा करते हैं किसके ऊपर बेटा? टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी बेटा टीई, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखूं तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा बेटा। अगर पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं दैट इज हाफ के ए स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। अभी बेटा इनिशियल पोटेंशियल हम लोग जीरो ले रहे हैं, ये याद रखना। क्लियर है? और टोटल एनर्जी में बेटा इनिशियल पोटेंशियल का कुछ काम भी नहीं है। जो एसएचएम कराने के लिए जिम्मेदार है वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही जिम्मेदार है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है एसएचएम में। क्लियर है? तो यहां पे अगर बेटा इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूंगा तो ये माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखो, ये दोनों गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के स्क्वायर गुजर गए, क्या बचा बेटा? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर बचा। क्लियर है? मतलब यहां पे बेटा आप देखोगे तो हाफ भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ही। मतलब टोटल एनर्जी हमारी थ्रू आउट दी जर्नी क्या रहने वाली है बेटा? कांस्टेंट रहने वाली है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। लिख लो ये बात, टैटू वैटू करवा लेना हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पूरे बेटा एसएचएम में आपकी जो टोटल एनर्जी रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समय दे रहा हूं, मतलब बिल्कुल बसा लो ये बात, तन मन धन से ही एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर है? मतलब अगर मैं बेटा यहां पे लाइन खींचूंगा टोटल एनर्जी की तो वो एक कैसी लाइन बन रही होगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। क्लियर है? ये लाइन किसकी है? टोटल एनर्जी की, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे बेटा बात हमने कर ली है किसकी? काइनेटिक की, पोटेंशियल की और टोटल एनर्जी की। एक लास्ट चीज और यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि बेटा इनके बीच का एक ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है? ग्राफ किस किस के बीच का देखने वाले हैं? ग्राफ देखने वाले हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बीच का और ओमेगा टी का। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? अब जैसे ही बेटा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी देख ली है, अब उसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो है ग्राफ। इस एक्सिस में बेटा हम लोग ओमेगा टी ले लेते हैं। ठीक है? और इस एक्सिस में हम लोग किसका ग्राफ देखने वाले हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप क्या लिख रहे हो? यहां पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप लिख रहे हो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी जो लिख रहे हैं हम दैट इज हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। क्लियर है? अगर बेटा मैं इनिशियल फेज पाई नॉट जीरो ले लूं कि अभी हम कहां पे हैं बेटा? अपनी मेन पोजीशन पे हैं, तो हमें ग्राफ किसका देखना है? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, और दूसरा किसका देखना है बेटा? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। क्लियर? सबसे पहले किसका बनाते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी का बनाते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनना, क्या कॉस का जो ग्राफ होता है बेटा,
कॉस की जो वैल्यू रहती है, कॉस 0 कितना रहता है 1, मतलब ये कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? और कॉस की जो वैल्यू वेरी करती है वो क्या +1 से -1 तक वेरी करती है, पर यहां पे माइनस नहीं आएगा। क्यों सर यहां माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे बेटा इसके ऊपर चढ़ के बैठा है स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू क्या कभी नेगेटिव आ सकती है, मतलब इसका जितना भी ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, पॉजिटिव में। मतलब ये इस तरीके से पॉजिटिव में बनता जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये किसका बना दिया बेटा आपने? ये बना दिया सर हमने काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है? अब हम किसका बनाने वाले हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का। और यहां पे किसका स्क्वायर है? साइन का। साइन 0 की वैल्यू, मतलब साइन का ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है बेटा? 0 से होता है, मतलब इसके ग्राफ की शुरुआत जो होगी वो इस पॉइंट से होगी। और दोबारा से आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन की वैल्यू भी जो वेरी करती है वो +1 से -1 तक वेरी करती है, पर क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? स्क्वायर लगा हुआ है, तो -1 नहीं आने वाला है। जो भी ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये किसका बन गया बेटा? आपका पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? ये दोनों ग्राफ आप याद रखेंगे कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कैसा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कैसा है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। यहां पे मैं लिख देता हूं ये किस किस का बना लिया हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बना दिया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा वो घड़ी आ गई है जहां पे हमने इतना सब कुछ सीखा है, इतना सब कुछ पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो उसके अब लगाते हैं बढ़िया से न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है बेटा? द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर इक्वल। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों क्या दी गई हैं? बराबर। यहां पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पी। ठीक है? सेम है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा एक्स की वैल्यू बतानी है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कि कब इन दोनों की एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया जल्दी से बताओ? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है? अच्छा ये देखो, हाफ के से हाफ के गुजर गए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको यहां पे भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। अंडर रूट इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a बाय √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जल्दी से बताओ? a बाय √2। ऑप्शन नंबर बेटा बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of kinetic energy and potential energy at 1/4 of amplitude। मतलब इसका रेशियो बताना है कब, जब बेटा इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? एम्पलीट्यूड का 1/4 है, मतलब a/4 है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के कहां रख देते हैं बेटा? x की जगह। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? a/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू हाफ के 16a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे आ जाएगी दैट इज हाफ के 15a स्क्वायर अपॉन 16। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी की। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जो कि होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू अब एक्स की जगह रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पे आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर है? रेशियो किसका निकालना था? पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। तो पहले लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ के ब्रैकेट में 15 ए स्क्वायर अपॉन 16।
यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर बाय 16। क्लियर है, हाफ के तो गुजर गए। यहां देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गुजर गए और 16 से 16, क्या बचा बेटा 15/1, जिसे लिख सकते हैं 50:1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जल्दी से बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ के से तो हाफ के चला गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2। बेटा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहां पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3x स्क्वायर बाय 2। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहां पे भेज दो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर बाय 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a√2/3। क्लियर है, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी जब काइनेटिक एनर्जी हाफ किसकी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा, यहां पे फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। अब किसका 1/4 बोला गया है, पोटेंशियल का नहीं बोला गया है, टोटल एनर्जी का बोला गया है। देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फोर्थ मतलब डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी बेटा हम लोग जानते हैं हाफ के ए स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, हाफ के से हाफ के चले गए, यहां पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 बचेगा हमारा। क्लियर है, इसको यहां लेके आते हैं बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बेटा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a√3/2। क्लियर है, समझ गए ना बेटा, देखो यहां पे स्क्वायर है तो a भी बाहर आ जाएगा और यहां पे अंडर रूट ऑफ 4 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a√3/2 आ गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a simple harmonic motion when the displacement is 1/2 the amplitude, what fraction of the total energy is kinetic energy। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया बेटा, एम्पलीट्यूड का आधा दिया गया है, मतलब x की वैल्यू दी गई है बेटा a/2, तब हमसे पूछा गया है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। लिखते हैं बेटा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा x की जगह इसको पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बेटा इसका स्क्वायर आ रहा है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ के 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। क्या बेटा a स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 3/4। अच्छा ध्यान से देखो, गौर से देखो, बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर, जो सचिन सर कहते हैं आपके। अच्छा हाफ के ये पूरा ले लो, हाफ के स्क्वायर क्या टोटल एनर्जी होता है, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का 3/4। टोटल एनर्जी को नीचे भेज दो तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। और जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा,
मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।